हेलो बच्चों। तो आप लोग सोच रहे हो कि मेरे एक हाथ में क्लास 10 की ज्योग्राफी बुक है और एक हाथ में वाटर है, पानी है। पर क्यों? क्योंकि आज हम लोग ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज वाटर रिसोर्स। तो उससे पहले हम पानी पी लेते हैं और फिर शुरू करेंगे। इस पानी ने हमारी ज़रूरत को पूरा किया है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरी करती है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। इसका मतलब कि वाटर भी एक रिसोर्स है। चलिए अब शुरू करते हैं वाटर रिसोर्स। तो जैसा कि पहले मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि आवर अर्थ अपीयर्स ब्लू, बट वाई। क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है कि अर्थ ब्लू दिखता है? पर आप सोच रहे हो कि अर्थ ब्लू तो दिखता नहीं यार। मैं जब बाहर निकलता हूँ तो घर दिख रहे हैं, रोड दिख रहे हैं, गाड़ी दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, पहाड़ दिख रहे हैं। अर्थ ब्लू कहाँ से दिख रहा है? तो इसका आंसर ये है ना कि आपको अर्थ के ऊपर से अर्थ को नहीं देखना है। जब आप स्पेस में जाते हो ना, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, और यहाँ सपोज सन है, दिस इज योर सन, और ये है अर्थ, ठीक है। और आप किसी प्लेनेट पे चले गए, मार्स पे। अब अगर आप मार्स के ऊपर से देखोगे ना अर्थ को, तो ये पूरा अर्थ आपको ब्लू दिखेगा। पर ये ब्लू दिखता क्यों है? तो इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। ये सन जो है ना, सन से आते हैं रेज, ठीक है, सन रेज। अब ये सन रेज जो, इसमें लाइट अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो ब्लू लाइट को छोड़कर बाकी सारे लाइट्स को अर्थ ऑब्जर्व कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल रेड, येलो, ग्रीन, सारे लाइट्स को ऑब्जर्व कर लेता है। बट जो ब्लू लाइट होता है ना, ब्लू, उसको अर्थ क्या करता है? ऑब्जर्व नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देती है अर्थ। तो आप यहाँ मार्स पे थे, और आपकी आंखों में जो ब्लू लाइट था ना, ब्लू लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आया, और इस वजह से आपको ये जो अर्थ है ना, वो ये अर्थ क्या ब्लू दिख रहा है। पर ब्लू लाइट को क्यों रिफ्लेक्ट करता है? क्योंकि जो अर्थ का जो है 3/4 पार्ट जो अर्थ का, वो वाटर से, पानी से घिरा हुआ है। दैट इज अबाउट 71% ऑफ द अर्थ कवर्ड विथ वाटर। तो आप लोग को ये समझ में आ गया हो कि अर्थ ब्लू क्यों दिखता है। बिकॉज आवर अर्थ हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। बट क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि अगर हमारे अर्थ पे इतना वाटर है, 21%, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाटर है, बट फिर भी वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को हम लोग क्यों फेस कर रहे हैं? मतलब शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी क्यों हो रही है? शॉर्टेज ऑफ वाटर मतलब वाटर स्कार्सिटी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ अपने बाथरूम में नहा रहे थे, और आपके यहाँ टंकी में पानी था कम, और आपने क्या किया? ज़रूरत से ज़्यादा पानी वेस्ट कर दिया, और आपके घर में लाइट भी उस वक्त कटी हुई थी। यहाँ टंकी में पानी खत्म हो गया, मतलब वाटर की स्कार्सिटी हो गई। तो इसको कहते हैं वाटर स्कार्सिटी, दैट इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब हम लोग देखेंगे देयर आर डिफरेंट रीजंस एंड कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो अब एक एक करके हम कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी डिस्कस करते हैं। तो वाटर स्कार्सिटी पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं डिवीजन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस की, कैसे कैसे आखिर वाटर डिवाइड है। जो 21% अर्थ का लैंड मास जो कि वाटर से कवर्ड है, तो आखिर उसका डिवीजन कैसे है? देखिए, 71% में भी जो 96.5% जो है ना वाटर, वो ओशियन वाटर है। और ओशियन वाटर जो है अनयूजेबल है, इसका यूज नहीं हो सकता। ना आप ओशियन वाटर को पी सकते हो, ना आप उसको इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हो, ना उससे आप कपड़े धो सकते हो, मतलब कोई यूज नहीं है ओशियन वाटर का। क्यों? क्योंकि यार ओशियन वाटर में सॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं। सपोज आप ओशियन वाटर को पी लिए, तो ओशियन वाटर को पीने के बाद आपकी प्यास जो है ना, आप तो पिए थे, क्यों? क्योंकि आपकी प्यास इससे चली जाएगी। बट अगर आप ओशियन वाटर पीते हो तो आपकी प्यास जाएगी नहीं, आपकी प्यास और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें होता है सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट होने की वजह से जब आप पानी पिए, तो आपकी जो नसों में है ना, आपके खून में पानी के साथ साथ जो इसका सॉल्ट भी मिक्स हो जाएगा, और सॉल्ट को भी ये ऑब्जर्व कर लेता है। अब सॉल्ट को रिमूव करने के लिए, फिल्टर करने के लिए किडनी को चाहिए और ज़्यादा पानी, क्योंकि जो किडनी क्या करता है? फिल्टर करता है। अब आपके भाई ब्लड में आ गया है सॉल्ट, अब इस सॉल्ट को
फ़िल्टर करने के लिए किडनी को और पानी चाहिए होगा, तो आप और पानी पियोगे। तो मतलब अगर समुद्र का पानी आप पीते हो, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगी, इसलिए वो ड्रिंकेबल नहीं है। बट कुछ जो मैमल्स हैं जो इसमें रहते हैं लाइक व्हेल, वो ओशन वाटर पी सकते हैं, क्योंकि इनका जो किडनी है ना, उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। कुछ सी बर्ड भी हैं, सी बर्ड्स, तो सी बर्ड्स लाइक एल्बाट्रोस, तो एल्बाट्रोस के नोज में एक स्पेशल ग्लैंड दिया गया है, और ये ग्लैंड का काम क्या रहता है ना, उस सॉल्ट को फिल्टर करना जो इस ओशियन के वाटर से आता है। तो 96.5% हमारे पास जो पानी है वो ओशियन वाटर है। अब ओनली 2.5% ही फ्रेश वाटर है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एनीथिंग, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। 2.5% जो रिमेनिंग वाटर, बट 2.5% ये आप सोच रहे हो कि बहुत कम है, बट ये कम नहीं है, ये मोर देन इनफ है। ये क्या है ना, 2.5% इज मोर देन इनफ फॉर आवर नीड्स, क्योंकि जो वाटर होता है वो क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये रिन्यूएबल रिसोर्स है वाटर, और ये रिन्यूड कैसे होता है, थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, देखिए, ये जो लैंड और ओशियन में जो पानी है, ये पानी क्या होता है, एवोपरेट होता है इन एटमोसफेयर। फिर ये जब एवोपरेट होकर जाता है वो एटमोसफेयर में, फिर यहाँ से ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वापस आता है, ये बारिश के फॉर्म में ये पानी वापस आती है, और दोबारा से यहाँ आपके तालाबों में, नदियों में ये आ जाती हैं। तो क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है वाटर, तो ये मतलब जो है 2.5% फ्रेश वाटर इज इनफ फॉर आवर यूज। अब ये 2.5% में भी 70% जो वो ग्लेशियर और आइस में है, तो इसका भी यूज नहीं किया जाता। ओनली 30% जो है सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर है, लाइक ट्यूबवेल, कुआं, तालाब, नदी। तो 2.5% के 70% तो यूजेबल नहीं है, और ओनली 30% हम यूज कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि आखिर ये वाटर का जो डिवीजन कैसे है, और कितने वाटर का हम यूज कर सकते हैं और कितने वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग वाटर स्कार्सिटी, कि आखिर पानी की कमी क्यों हो रही है, शॉर्टेज ऑफ वाटर क्यों हो रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। तो आइए आप देखते हैं हम लोग वाटर स्कार्सिटी। सो यहाँ मैंने लिख रखा है वाटर स्कार्सिटी। So the shortage of water is called as water scarcity। ठीक है, पानी की कमी को हम लोग कहते हैं वाटर स्कार्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में 2 टंकी है, दिन भर लाइट नहीं थी, टंकी का पानी ख़त्म हो गया, क्या हुआ, यहाँ पर शॉर्टेज हो गया वाटर का, तो इसको कहते हैं हम लोग वाटर स्कार्सिटी। और इसके वाटर स्कार्सिटी होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, और मोस्टली वाटर स्कार्सिटी का जो मेन फैक्टर है वो हम ह्यूमंस हैं। तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर कैसे वाटर स्कार्सिटी होती है। और वाटर स्कार्सिटी सुनते ही अगर आप इंडिया से हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक इमेज बनता है राजस्थान का, और वहाँ की औरतों का जो सर पे अपने मटके में पानी लेकर जाती हुई दिखाई देती हैं। आपको पहला इमेज यही बनता होगा, लाइक वो डिजर्ट में कुछ औरतें हैं जो अपने सर के ऊपर मटकों में पानी लेकर जा रही हैं, 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती हैं वो, और उन वाटर्स का वो यूज़ करती हैं। तो आखिर राजस्थान में ऐसा क्यों है, और राजस्थान में वाटर स्कार्सिटी क्यों है? क्योंकि राजस्थान जो है ना, इंडिया का सबसे लोवेस्ट रेनफॉल राजस्थान में होता है, और बिकॉज ऑफ दिस राजस्थान फेसेस वाटर स्कार्सिटी। बट ऐसा नहीं है कि जिस रीजन में आपको डिजर्ट दिखे या जहाँ तालाब सुखाड़ दिखे सिर्फ वहीं वाटर स्कार्सिटी होती होगी। वाटर स्कार्सिटी फॉर एग्जांपल, एक एनसीईआरटी में आपका एक स्टेटमेंट होगा, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। और ये है वहाँ पर एक इमेज है जिसमें एक लड़का बाढ़ के पानी में से पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पानी उसके आसपास बहुत ज़्यादा है, बहुत ओवरफ्लो वाटर है, बट वो वाटर जो है ना वेस्ट है, क्योंकि वो वाटर पॉल्यूटेड है, वो वाटर किसी यूज़ का नहीं था। कोलकाता में जो फ्लड आई थी उस वक्त वो फोटो ली गई थी, और उसमें एक कोट लिखा गया, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो हमें वाटर वही यूज़ कर सकते हैं जो
पॉल्यूशन फ्री हो, हर वाटर का यूज हो नहीं सकता। अगर आपके आसपास ढेर सारी वाटर भी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वो वाटर यूजेबल है। अब देखते हैं कि आखिर वाटर स्कार्सिटी का मेन फैक्टर्स और मेन रीजन क्या है। मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय फर्स्ट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, मिस यूज ऑफ वाटर। आपको कपड़े धोने के लिए चाहिए थे 1 बाल्टी पानी, आपने उसमें 2 बाल्टी यूज कर लिया। आप मुंह धो रहे हो, टैप ऑन है, पानी बह रहा है, तो ये सब जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, मोस्ट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, ये एक फैक्टर है बिहाइंड वाटर स्कार्सिटी। देन एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, सेम। देन अनइक्वल एक्सेस टू वाटर। इसका मतलब क्या है अनइक्वल एक्सेस टू वाटर? अनइक्वल एक्सेस टू वाटर का मतलब ये है ना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 घर हैं, ठीक है, और ये है वाटर का सोर्स। तो इस घर में 15 लोग हैं, इस घर में 15 लोग हैं, बट इस घर में 4-4 वाटर टैंक लगा और इस घर में 2 ही लगा है। इस घर में पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जो अनइक्वल एक्सेस है ना वाटर का, यहाँ इस घर में मतलब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इस घर में कम यूज़ कर रहे हैं। ये जो अनइक्वालिटी है ना इन द एक्सेस ऑफ वाटर, ये भी एक फैक्टर है बिहाइंड वाटर स्कार्सिटी। चलिए अब एक एक करके हम लोग देखेंगे वाटर स्कार्सिटी का जो मेन रीज़न है। तो आइए अब देखते हैं रीजंस ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो मैंने पहला रीजन लिख रखा है यहाँ, लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कंसिक्वेंट ग्रेटर डिमांड्स फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट। चलिए इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, जैसे पॉपुलेशन आबादी बढ़ेगी, 2 लोग थे अब 5 लोग हो गए हैं, आबादी बढ़ेगी तो क्या हो गया, डिमांड्स में भी इंक्रीमेंट आएगी। डिमांड्स पानी की जो चाहत होगी वो बढ़ेगी। पहले आप 2 लोग थे, 2 लोग, 1 बोतल था रूम में, ठीक है, 1 बोतल से आप दोनों काम चला ले रहे थे। अब 3 लोग बाहर से और आ गए, आपके फ्रेंड आए, उन्होंने पानी मांगा, आपने क्या किया, 1 बोतल तो खत्म हो चुका था, 2 बोतल और लाना पड़ा पानी। तो मतलब आबादी बढ़ती है तो पानी की डिमांड्स बढ़ती है, और ये जो पानी का डिमांड्स जो बढ़ता है ना, इसका जो यहाँ दिखा रहा है अनइक्वल एक्सेस है, इसकी जो एक्सेस है वो भी अनइक्वालिटी है इसमें भी। क्योंकि देखो होता क्या है, पुअर पीपल वो पूरी तरीके से वाटर को एक्सेस नहीं कर पाते, नॉट एबल टू एक्सेस, एंड रिच पीपल एबल टू एक्सेस। क्यों, देखते हैं। देखिए एक समझ, आपके पड़ोसी में समझ 2 घर है, ठीक है, ये एक घर है, एक दूसरा घर ये है। ये वाला घर के लोग ये जो है ना अमीर हैं, और ये उतना मतलब अफोर्डेबल नहीं, उतने इनकी फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो अब ये अमीर होने की वजह से इन्होंने क्या किया, मोटर लगवाया अपने छत पे, 4-4 टंकी लगवा लिया इन्होंने, 4-4 टंकी लगवाया, हर रूम में 1-1 नल लगवा लिया, ठंडे पानी के लिए अलग नल, गर्म पानी के लिए अलग नल, जिसको पानी नहीं चाहिए उसके लिए अलग नल, मतलब नल पे नल लगवा लिया, टंकी पे टंकी लगवा ली इन्होंने तो क्योंकि अमीर होने की वजह से ये है वाटर सोर्स था वाटर का, तो इन्होंने तो इतना पानी खींच लिया पूरा। अब ये तो गरीब थे, इनकी मतलब उतनी हो नहीं पाई कि अपने घर में मोटर लगाएं और टंकी लगवाएं। इनके घर में जो एक ट्यूबवेल है, वही ट्यूबवेल से सारे लोग पानी यूज़ कर रहे थे। तो सारा पानी तो जो यहाँ पर था 100% में से तो 80% तो ये जो रिच पर्सन था इन्होंने ले लिया, और 20% बस इनके लिए बच गया, गरीब आदमी के लिए। तो पहला रीज़न ये था, क्या था, पॉपुलेशन बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो जो ये अनइक्वालिटी आएगा इन शेयरिंग ऑफ वाटर। अब हम देखते हैं सेकंड रीजन ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो आइए अब देखते हैं हम लोग सेकंड रीजन ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो दूसरा रीजन ये है आपका, वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉयटेड टू एक्सपैंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के लिए वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वाटर का। पर कैसे हो रहा है ये देखते हैं, आपको पहले बता रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो उनके जो डिमांड्स हैं वो बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगी इंसानों की तो उनको अब खाने के लिए फसलें चाहिए, गेहूँ, चावल, दाल, और इनके उसके लिए क्या होगा भाई, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी। अब क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए हमें फार्मिंग एक्टिविटीज़ करनी होगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करना होगा, मतलब फार्मिंग करना होगा। अब फार्मिंग करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं, तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं अब,
क्योंकि आप नेचुरल रिसोर्स से अगर वाटर खेत खेत में पानी पटाएंगे, फॉर एग्जांपल ये खेत है, यहाँ पर कोई नदी या नहर है, तो इससे अगर पानी पटाएंगे उसी नेचुरल एक्टिविटी से, तो जल्दी हो नहीं पाएगा। और जल्दी पानी लेने के लिए लोग, जो फार्मर्स, वो क्या करते हैं, यूज़ कर रहे हैं, अब वेल, कुएं का और ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट इस ट्यूबवेल्स का यूज़ करने के वजह से हो क्या रहा है कि वो एक्सेसिव यूज़ वाटर निकालते हैं वहाँ से क्रॉप को उगाने के लिए, और बहुत सारे ऐसे फसल भी उगा रहे हैं जिसमें ज़्यादा पानी की खपत होती है, और उन एरियाज़ में पानी उतनी है नहीं, बट उन एरियाज़ में भी वो वैसी फसल उगाने की कोशिश करते हैं फॉर कमर्शियल प्रॉफिट ऑल्सो, लाइक उसकी बेचने पर उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि वैसी फसल उगा रहे हैं उस एरियाज़ में जहाँ ना नदी है, जहाँ ना कुआँ है, जहाँ कोई वाटर का सोर्स नहीं है, बस ट्यूबवेल है, और ट्यूबवेल के जाहिर-सी बात है ट्यूबवेल से ज़्यादा पानी निकालते हैं। अब ज़्यादा पानी निकालेंगे तो जो ग्राउंड वाटर है उसका, सपोज़ ये ग्राउंड वाटर था, इतने में पानी है, और यहाँ से पानी निकाल रहे हैं विद द यूज़ ऑफ ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल का जो पानी निकालते हैं, जो ग्राउंड वाटर है ना, ये डिक्रीज होता जाएगा। ये यहाँ तक था ना, यहाँ तक था, अब ये डिक्रीज होकर सपोज यहाँ तक आ जाता है, क्योंकि यूज ज़्यादा हो रहा है पानी का फॉर फार्मिंग एक्टिविटीज़। अब ऐसे से ये सूखता ही जाएगा, वक्त आएगा जब सूख जाएगा ये। तो सेकंड रीज़न हम लोगों ने देख लिया है कि जो वाटर स्कार्सिटी का मेन रीज़न है वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जो इतना बढ़ाव आया है बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा रीज़न क्या है वाटर स्कार्सिटी का। और थर्ड फैक्टर है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखते हैं कैसे, देखिए, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज हैज मेड मैटर्स वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक है, यहाँ फैक्ट्री सेटअप किया गया किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल एक डेयरी इंडस्ट्री है यहाँ, ठीक है। अब डेयरी इंडस्ट्री में इसको रन करने के लिए हमें चाहिए वाटर। इस इंडस्ट्री को रन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी पानी की। अब ये पानी लाएंगे कहाँ से भाई? आसपास के रिसोर्सेज से, फॉर एग्जांपल नदी, तालाब या ग्राउंड वाटर से। अब डेयरी इंडस्ट्री में वाटर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ठीक है। इसको चाहिए, नीड वाटर टू रन इंडस्ट्री। इसके अलावा जो इस इंडस्ट्रीज में मशीन्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, गर्म होने के बाद उनको ठंडे करने के लिए पानी चाहिए। देन उन मशीन्स को धोने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंडस्ट्रीज में वाटर, एक्सेसिव यूज़ हो रहा है वाटर। इसके अलावा ये तो और यूज़ तो कर रहे हैं ना, यूज़ करने के साथ साथ ये क्या करते हैं, जो फाइनली जो ये वेस्ट वाटर होता है, इसमें गंदे गंदे पानी, वो दोबारा से डंप भी कर दे रहे हैं जाकर नदियों में, तालाबों में। यहाँ से इंडस्ट्रीज से यहाँ से पानी आया और ये पानी यहाँ गिरा दिए। तो सोचिए कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रही इंडस्ट्रीज हमारे वाटर रिसोर्सेज को। एक तो वाटर को यूज़ भी कर रहे हैं, देन उस वाटर को ये गंदे भी कर रहे हैं। तो थर्ड फैक्टर था हमारा इंडस्ट्रीज। और देखिए, इस इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, और इंडिया में जो 22% इलेक्ट्रिसिटी होता है वो जनरेट होता है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी से। और हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? In hydropower electricity is generated by the use of water, ठीक है। क्या होता है कि देखिए, सपोज यहाँ से कोई नदी आ रही है, ठीक है। इस नदी के पास एक इंडस्ट्री बनाया जाता है, इसमें टर्बन टर्बन लगा दिया जाता है। ये टर्बन है, यहाँ से पानी आता है, ये पानी घूमता है और जब आता है इधर, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द थर्ड फैक्टर बिहाइंड वाटर स्कार्सिटी। अब देखते हैं हम लोग चौथा रीजन ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो अब हम लोग देखेंगे चौथा रीजन ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो फोर्थ रीजन है आपका अर्बनाइजेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज। दैट इज अर्बनाइजेशन। क्यों? देखिए हो रहा है क्यों। सपोज ये कोई शहर है, ठीक है। अब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ की आबादी जो थी, सपोज कि आपका 20,000 था आबादी। अब गांव देहात से लोग यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं अर्बन एरियाज में।
ये आबादी बढ़ती जा रही है, 20,000 से पहुँच के 50,000। अभी आबादी बढ़ी तो आबादी बढ़ेगी तो डिमांड्स ऑफ वाटर बढ़ेंगे, ठीक है? वाटर की डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज़ खुलेंगे, फैक्ट्रीज़ खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे, गाड़ियाँ चलेंगी, रोड्स बनेंगे। इसके लिए क्या होगा, आपका जो रिसोर्सेज़ था वाटर का, तालाब, नदी, उसको ख़त्म किया जाएगा। तो मतलब डिमांड्स बढ़ता ही जा रहा है अर्बन एरियाज़ में। तो जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना वाटर का अर्बन एरियाज़ में, वो भी एक मेजर फैक्टर है बिहाइंड वाटर स्कार्सिटी। अब हम लोग देखते हैं 5th रीज़न ऑफ वाटर स्कार्सिटी। चलिए अब देखते हैं 5वां रीज़न क्या है वाटर स्कार्सिटी का। तो जो 5th रीज़न है ना वो है बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। बैड क्वालिटी ऑफ वाटर मीन्स वाटर की जो खराब क्वालिटी हो गई, वाटर पॉल्यूशन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है? देखिए, एरिया वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल बट द एरिया स्टिल सफर्स फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। मतलब पानी तो है, बहुत पानी है, पी सकते हो यूज करने के लिए, बट उसको आप पी नहीं सकते, यूज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो जो पानी है ना वो खराब हो चुकी है, वो पॉल्यूटेड हो चुकी है। उस पॉल्यूशन के पीछे का जो रीजन है वो आपका इंडस्ट्रीज हो सकता है, इंडस्ट्रीज है, आप खुद हो सकते हो। फिर जो फार्मिंग एक्टिविटी है जिसमें आपका पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज हो रहा है, ये फार्मिंग एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है, पेस्टिसाइड्स यूज किया जा रहा है फील्ड में। अब ये पेस्टिसाइड सॉइल में मिक्स हो जा रही है। अब ये सॉइल क्या हो रहा है, फ्लो करके जाकर रिवर में जा रहा है, फिर रिवर के वाटर को ये पॉल्यूट कर रही है। सिमिलरली इंडस्ट्रीज क्या है, ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से केमिकल्स पेस्ट निकल रहे हैं, ये आपके नदियों और तालाबों में जा रही हैं, ये आपके पानी को गंदा कर रहा है। तो मतलब कि वाटर तो है, सफिशिएंटली अवेलेबल है, बट उस वाटर को आप यूज नहीं कर पा रहे हो। तो मतलब 5th रीजन था वाटर पॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने एक टंकी पानी लाकर रख दिया, बट आप इस पानी को यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने इस पानी में पॉइजन मिला दिया। तो क्या आप इस पानी को यूज कर पाओगे? ये पानी किसी काम का रहा आपके लिए? किसी काम का नहीं रहा। सिमिलर थिंग्स हो रहा है इन वाटर के साथ, वाटर पॉल्यूशन की वजह से। तो चलिए अब हम लोग एक बार रिकाइप कर लेते हैं जो वाटर स्कार्सिटी का जो रीजन था। तो पहला रीजन था आपका ग्रोइंग पॉपुलेशन। सेकंड रीजन मैंने बताया था आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड रीजन था आपका अर्बनाइजेशन। फोर्थ रीजन था आपका इंटेंस एग्रीकल्चर। एंड द फिफ्थ रीजन इज वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि वाटर स्कार्सिटी क्या होती है और वाटर स्कार्सिटी के पीछे के जो रीजंस हैं वो क्या हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जल जीवन मिशन, जिसको लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वाटर स्कार्सिटी। जो वाटर स्कार्सिटी की कमी हो रही थी, जो ये प्रॉब्लम आया था, इसको बचाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया, जल जीवन मिशन। और इस मिशन का जो देखते हैं क्या था टारगेट, to improve the quality of life and enhance ease of living of people, especially those in rural areas। मतलब लोगों के जीवन को आसान बनाना, स्पेशली दोज जो कि रूरल एरियाज में रहते थे, गांव वाले इलाके में रहते थे, उनके लिए एक लाया गया था जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन में क्या था इसका गोल, एवरी रूरल हाउस होल्ड गेट एश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप्ड वाटर। मतलब जो एक गांव है सपोज, ठीक है, ये गांव है, इसमें 20 घर हैं, तो ये 20 घर को पानी दिया जाए, पानी वाटर सप्लाई किया जाए। सेकंड गोल था एवरी पर्सन गेट 55 लीटर पाइप वाटर सप्लाई ऑन डेली बेसिस। और हर एक पर्सन को कम से कम 55 लीटर पानी सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। सपोज ये एक घर है, तो इस घर में डेली 55 लीटर पानी जाना चाहिए। तो ये था जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव, जिसको लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखते हैं कि आखिर हमें वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आइए देखते हैं कि आखिर वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, पहला फैक्टर तो है आपका, अगर वाटर स्कार्सिटी होता है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ेगा। तो फर्स्ट रीज़न इज हेल्थ हजार्ड्स।
क्योंकि ऑन एन एवरेज जो साइंटिफिक स्टडी है उसके अकॉर्डिंग हर एक ह्यूमन को डेली बेसिस पे कम से कम, ऐसे तो 8 लीटर है, पर मिनिमम 5 से 6 लीटर पानी मिलना चाहिए, नहीं तो उसकी हेल्थ क्या होगी, उससे खराब होगी, हेल्थ खराब होगा उसका। सेकंड रीजन था भाई आपका वाटर स्कार्सिटी का, वो था आपका फूड सिक्योरिटी। देखिए, पानी की कमी होगी तो फसल कम उगेंगे, और फसल कम उगेंगे तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमंस पर। जो थर्ड रीजन था आपका वाटर स्कार्सिटी का, वो है आपका भाई इकोलॉजिकल क्राइसिस होंगे, इकोलॉजिकल क्राइसिस अराइज हो जाएंगे दुनिया में। इकोलॉजिकल क्राइसिस लाइक ग्लोबल वार्मिंग, राइज इन टेम्परेचर, ड्रॉट, सुखाड़, और इन सब का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा किस पे, ह्यूमंस पे। और यही देखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वाटर को नहीं बचाया गया तो इससे ह्यूमंस सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे वाटर मैनेजमेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो उसके वेज हैं वो। सो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने देखा वाटर स्कार्सिटी, बट अब देखेंगे आखिर इस वाटर स्कार्सिटी को सोल्व कैसे किया जाए। तो हमारा टॉपिक है अभी मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो वाटर स्कार्सिटी को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सो सच स्ट्रक्चर्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन स्टोर वाटर एंड मैनेज इट्स फ्लो। वाटर बॉडीज में क्या किया जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। वो स्ट्रक्चर क्यों बनाया जाता है, जो जो रिवर का वाटर का जो फ्लो है ना उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप इस बॉटल को देखो, इसमें पानी है, ठीक है, तो इसमें ये ढक्कन क्यों लगाया गया है, ये ढक्कन क्या कर रहा है, इस वाटर के फ्लो को कंट्रोल किया हुआ है, स्टॉप किया हुआ है। अगर इसको मैं खोल दूंगा तो ये गिर जाएगी। सेम काम करता है आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, वो भी क्या करता है, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है। सपोज कि ये कोई रिवर आ रही है, इधर कोई गांव है, अब यहाँ पर ये बना दिया जाता है एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जो कि ब्रिक्स का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, लकड़ियों का भी हो सकता है। अब इस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ये क्या करता है, जो वाटर फ्लो को कंट्रोल करता है, इसको स्टॉप कर लेता है, स्टोर करता है यहाँ पर, उसके बाद जब टाइम टू टाइम इसको रिलीज करता है। अगर इसके डायरेक्शन को चेंज करना हुआ तो यहाँ पर वाटर को रोक दिया गया है, सपोज इधर भेजना है तो इधर टर्न कर जाता है, इस साइड टर्न कर जाता है। तो ये फंक्शन होता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का। अब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के आपको एग्जांपल है तो डैम्स बिल्ड किए जाते हैं ऑन वाटर बॉडीज, देन रिजर्वॉयर्स, कैनाल्स, लेक्स, सम ऑफ द फेमस लेक लाइक बैकाल लेक्स, सुपेरियर लेक, इंडिया में अगर बात करते हैं डल लेक जो कि कश्मीर में है, तो लेक्स भी बनाए जाते हैं। और ये सब क्या करता है भाई, आपकी वाटर फ्लो को कंट्रोल करता है या उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। बट ये ऐसा नहीं है कि जो ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का जो सिस्टम हुआ ये अभी मॉडर्न पीरियड में आया है। ये मॉडर्न पीरियड का नहीं, ये काफ़ी ओल्ड मेथड है, क्योंकि एंशियंट इंडिया से भी ये हमें सबूत मिले हैं कि एंशियंट इंडिया में भी ये स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। फॉर एग्जांपल श्रृंगावेर पूरा जो कि इलाहाबाद के नज़दीक है, तो वहाँ पर देखा गया वाटर हार्वेस्टिंग चैनलिंग जो कि गंगा रिवर के पास बनाया गया था। वाटर हार्वेस्टिंग चैनलिंग क्या था कि मैं दिखाता हूँ अभी वाटर हार्वेस्टिंग चैनलिंग क्या था। ये था टू कंट्रोल फ्लड एंड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लड वाटर। ये गंगा रिवर क्या होता था कि पानी का लेवल बढ़ जाता था बिकॉज ऑफ फ्लड्स जब आते थे तो चैनलिंग कर दिया गया। क्या है कि जो गंगा रिवर को सपोज यहाँ से काट दिया गया और इसके वाटर के फ्लो को चेंज करके, यहाँ सपोज एक खेत है, कोई फील्ड है, तो इन फील्ड्स में इरिगेशन के लिए यूज किया जाने लगा और फॉर डिफरेंट पर्पजेज
इन वाटर्स का यूज़ होने लगा। ये फ्लड्स में जो वाटर आते थे तो इसका डायरेक्शन कोई चेंज करके सपोज इधर टर्न कर दिया गया, इधर आकर ये फिर अब इधर खेतों में जा रही है, जिसका हम ह्यूमन्स यूज़ करते थे। तो ये था वाटर हार्वेस्टिंग चैनलिंग ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया, जो कि इलाहाबाद के नज़दीक एक श्रृंगा वीरपुरा जगह है, उस जगह ये बनाया गया था। देन आप चंद्रगुप्ता मौर्य के दौर में डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम बनाए गए। इसके बाद कलिंगा उड़ीसा में, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, वेन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र में भी सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स देखा गया है, लाइक हाइड्रोलिक सिस्टम। इसके बाद 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक बनाया गया, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। और फिर 14वीं सेंचुरी में हौज खास टैंक को बनाया गया था बाय इल्तुतमिश टू सप्लाई वाटर इन द सिटी फोर्ट एरिया दिल्ली। तो ये था हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जो कि एंशिएंट इंडिया में भी जिसका यूज हो चुका है और आज भी हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो मॉडर्न हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, डैम्स, रिजर्वोयर्स, लेक्स। बट डैम्स सिर्फ हमें डैम से पढ़ना है, रिजर्वोयर, कैनाल, लेक आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे अब डैम्स के बारे में, क्या क्या डैम्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डैम्स, यूजेस ऑफ डैम्स। तो चलिए देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम लोग डैम्स के बारे में, डैम क्या होता है। So dam is a barrier across flowing water that obstructs, directs or retards the flow, often creating a reservoir, lakes or impoundment. तो डैम क्या होता है ना, डैम बनाया जाता है अक्रॉस द वाटर बॉडीज, उसके डायरेक्शन, वाटर के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, वाटर के फ्लो को रोकने के लिए, वाटर को इन फ्यूचर यूज करने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर डिफरेंट पर्पजेज डैम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सपोज कि ये एक रिवर है, ठीक है, यहाँ से ये वाटर बॉडी आ रही है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये डैम बनाया, इसको कहते हैं डैम। वाटर बॉडी के बीचों बीच में बनाया था डैम। और ये डैम क्या करता है, वाटर के फ्लो को पूरी तरीके से रोक देता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और जब ज़रूरत पड़ती है इसको, इसके गेट को खोला जाता है यहाँ से, और फिर ये वाटर यहाँ से आगे बढ़ती है ज़रूरत के अनुसार। तो यही होता है डैम। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। डैम्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डैम को क्लासीफाई किया गया है सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स, किस टाइप के मटेरियल्स उसमें यूज हुए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स डैम को क्लासीफाई किया गया इनटू टिम्बर डैम्स, मैसोनरी डैम्स एंड एम्बैंकमेंट डैम्स। टिम्बर डैम्स में क्या होता है, टिम्बर डैम्स जो कि लकड़ियों से बना होता है, वुड का होता है ये। मैसोनरी डैम्स में क्या यूज होता है, इसमें रॉक्स, पत्थर, ब्रिक्स, कंक्रीट, तो ये सब मैसोनरी डैम्स में यूज किए जाते हैं। वहीं एम्बैंकमेंट डैम्स में क्या होता है, ये होता है इसमें सॉइल का यूज होता है, रॉक्स, वुड, प्लास्टिक मोल्ड, ये सबसे स्ट्रांग होता है एम्बैंकमेंट डैम्स। देन सेकंड क्लासिफिकेशन है डैम का ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। हाइट के अकॉर्डिंग भी डैम्स को क्लासिफाई किया गया। तो उसको क्लासिफाई किया गया इनटू हाई हाइटेड डैम्स। हाई हाइटेड मतलब इसकी हाइट ज़्यादा होती है बहुत। देन मीडियम साइज डैम्स एंड देन लो हाइटेड डैम्स। अब यहाँ देखिए हाई हाइटेड डैम्स, तो इंडिया का जो हाईएस्ट डैम है ना इंडिया में, वो है आपका टेहरी डैम, जिसकी हाइट 260 मीटर है, और ये भागीरथी नदी के ऊपर बनाई गई है टेहरी डैम। भागीरथी रिवर जो कि उत्तराखंड में है, यूके। ये है इंडिया का हाईएस्ट डैम विच इज टेहरी डैम, विच इज बिल्ट ऑन भागीरथी रिवर, उत्तराखंड, जिसकी हाइट 260 मीटर है। वहीं वर्ल्ड की जो हाईएस्ट डैम है वो है जिनपिंग वन डैम, वर्ल्ड की जिनपिंग वन डैम, और इसकी हाइट है 305 मीटर, वर्ल्ड हाईएस्ट डैम, और ये है आपका चाइना में। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट डैम है नूरेक डैम, जो कि ताजिकिस्तान में है। वहीं इंडिया की अगर बात करते हैं लॉन्गेस्ट डैम की, नॉट हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट डैम में आपका आता है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, जो कि आपका ओडिशा में है, जिसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है, हीराकुंड डैम, उड़ीसा। और सबसे ओल्डेस्ट डैम है, ओल्डेस्ट सबसे पुराना डैम है आपका कल्लानाई डैम, कल्लानाई डैम। ये आपका तमिलनाडु में है, ऑन कावेरी रिवर।
तो ये था हमारा डैम के बारे में। अब देखते हैं डैम्स का यूज़, आखिर किस-किस पर्पज़ के लिए डैम यूज़ होते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ डैम्स, आखिर डैम का यूज़ कैसे होता है। तो देखो ट्रेडिशनली डैम्स वर बिल्ट टू impound rivers and rain water that could be used later to irrigate agricultural fields। पहले डैम्स बनाया जाता था, उसका पर्पज़ सिर्फ़ यही होता था कि वाटर को स्टोर किया जाए, जो रिवर वाटर या रेन वाटर उसको स्टोर किया जाए और उसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे टू इरिगेट द फील्ड, ओनली फॉर इरिगेशन, ठीक है। ये बिल्ड किया गया डैम, यहाँ वाटर को स्टोर किया था। ये ट्रेडिशनली क्या था कि इसको स्टोर किया जाता था जस्ट फॉर इरिगेशन। बट विथ टाइम क्या हुआ, विथ टाइम जो डैम्स कहलाने लगा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स क्यों कहलाने लगा डैम, क्योंकि जो डैम था ना, डैम का यूज़ होने लगा फॉर डिफरेंट पर्पज़, लाइक फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, टू इरिगेट agricultural fields, to control flood, to change the direction of water, for navigation purpose and for many different purpose। इसलिए डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाने लगा। ये देखिए, बट नाउ डैम्स आर यूज्ड फॉर मेनी डिफरेंट पर्पस एंड दैट इज व्हाई कॉल्ड एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, डैम्स आर नाउ कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन, also for electricity generation, that is called as hydroelectric electricity, then for domestic and industrial uses। अब डैम्स के आसपास में जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, और जो भी आसपास के बिजनेसेस होते हैं, तो उसमें वाटर सप्लाई होता है कहाँ से, ये जो डैम्स के थ्रू ही होता है वहाँ भी। देन ये डैम का यूज़ रिक्रिएशन एंड इनलैंड नेविगेशन के लिए होने लगा। इन डैम्स में क्या होने लगा, शिप चलने लगी, उनमें टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया, बोटिंग वगैरह ये हुआ। देन फिश ब्रीडिंग इज़ अनदर यूज़ ऑफ डैम्स। डैम्स में क्या हो, फिश के जो नए नए ब्रीड्स को पालन पोषण होने लगा डैम्स के रिजर्वायर में, जो कहीं और पाए जाते थे सपोज ये फिश, तो इनको यहाँ से लाकर यहाँ लाया गया, इसमें इनको दोबारा से प्रोड्यूस किया गया, तो फिश ब्रीडिंग के लिए भी डैम्स का यूज़ होने लगा। अब देखते हैं एग्जांपल ऑफ मल्टीपर्पज डैम्स इन इंडिया। तो एक एग्जांपल आपका भाखड़ा नैंगल डैम है, जो कि सतलज रिवर पे बना हुआ है। तो इस डैम का यूज़ है क्या क्या, फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन। देन हीराकुंड डैम, जो कि महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया, ओडिशा में ये, इसका यूज़ क्या है, वाटर कंजर्वेशन एंड फ्लड कंट्रोल। क्योंकि ये जो हीराकुंड डैम है ना, इसकी फाउंडेशन स्टोन जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में रखी थी, बट ये इसका काम शुरू हुआ था 1953 में और कंप्लीट हुआ था जो फर्स्ट इसका प्रोजेक्ट 1966 में। तो इसका मेन पर्पज़ क्या था कि उस वक्त जो था ना, ओडिशा में फ्लड्स बहुत आ रहे थे और इससे काफ़ी लोग प्रभावित होते थे। तो इसको देखते हुए जो ये महानदी रिवर के ऊपर, महानदी रिवर की वजह से ही वहाँ फ्लड्स आते थे। तो हीराकुंड डैम के ऊपर एक हीराकुंड, ये महानदी रिवर के ऊपर हीराकुंड डैम बनाया गया ताकि इस फ्लड को कंट्रोल किया जाए। बट इस डैम के बनने की वजह से बहुत से लोग अफेक्टेड हुए और ऐसा कहा गया है कि अप्रोक्सीमेटली 1,55,000 लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा था बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम, और लगभग 22,000 हाउस होल्ड को छोड़कर जाना पड़ा था वहाँ से, उस एरिया से। तो डैम्स के एडवांटेजेस भी हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये हम लोगों ने देखा यूजेस ऑफ डैम्स। और एक स्टेटमेंट भी आपको मैं बताना चाहूँ, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, डैम इज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था कि डैम जो है ना, वो टेम्पल है मॉडर्न इंडिया का। बट डैम के बनने के बाद क्या हुआ कि इसके ओपोजिशन में, इसके विरोध में भी बहुत से लोग खड़े हो गए, मोस्टली जो उस एरियाज़ के जो लोकल लोग थे वो, और इसके अगेंस्ट में बहुत सारे मूवमेंट्स भी हुए। तो वो आप देखेंगे हम लोग कि आखिर इसका ओपोजिशन, डैम्स का ओपोजिशन क्या, विरोध क्यों होने लगा, और ये जो मूवमेंट्स क्या, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए इंडिया में, तो चलिए वो अब डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया वाटर स्कार्सिटी और उसके पीछे का जो रीज़न था और कैसे वाटर स्कार्सिटी को मैनेज किया गया, उसके लिए डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए गए। बट जब डैम्स बना दिए गए तो फिर डैम्स को के ओपोजिशन में भी लोग खड़े हो गए, इसका विरोध करने लगे डैम्स के कंस्ट्रक्शन का, और इसके विरोध में
काफ़ी मूवमेंट भी हुए हैं। तो वो अब हम देखेंगे कि आखिर डैम्स के जो कंस्ट्रक्शन के पीछे का विरोध के पीछे का क्या वजह है, क्या रीज़न है? तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो देखिए पहला रीज़न जो है ना, फर्स्ट रीज़न इज़ रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ वाटर अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स। जब डैम बनता है तो किसी नदी के जो नेचुरल फ्लो होता है ना, उसको वो अफेक्ट कर देती है। कैसे करती है देखते हैं यहाँ। देखिए ये एक डैम बना हुआ है, ठीक है? और ये रिवर है, ठीक? तो ये जो इसका जो रिवर का जो नेचुरल फ्लो था वो ये था और इधर भी था। बट ये तो इतनी दूर में क्या ये डैम बना दिया गया, मतलब इसके जो ग्राउंड पे, ये जो ग्राउंड था, जमीनी स्थल जो था नदी का, इसमें अब आ गया पूरा स्टोन और ब्रिक्स को डाल दिया गया है। अब इस जमीन के नीचे जो पेड़ पौधे होंगे पहले से, फौना सॉइल होगा इसके नीचे, जिन कुछ मछलियाँ फ्लोरा भी होंगी, तो इसको भी मतलब ये इस कंस्ट्रक्शन ने दाब के रख दिया, नीचे दबा दिया। इसके बाद जब ये डैम बनाया गया, तो डैम बनाने का जो पहला जो कॉज होता है, देखिए पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम। पुअर सेडिमेंट फ्लो क्या, जब ये पानी आता है तो यहाँ पर इसको कर दिया गया ब्लॉक, और ये टाइम के अकॉर्डिंग अपने गेट खोलते हैं, उसके बाद वो पानी जाता है। तो वो क्या रहा है, जो साथ में पानी अपने साथ कंकर पत्थर जो लाती थी, वो अब वो आगे जा नहीं पा रहा है। वो क्या हो रहा है, यहाँ टकरा के वापस इसी में रह जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है, एक नया लेयर बनता जा रहा है। ये एक नया लेयर बनता जा रहा है, किसका, कंकर पत्थर का। तो कंकर पत्थर के नया लेयर बने वजह से एक डैम का भी एक जो इसका कैपेसिटी था स्टोरेज का, सपोज कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी शुरू में जब ये कंस्ट्रक्ट हुआ था तो इतना था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, ये डैम बनने की वजह से जो स्टोन पत्थर वगैरह यहाँ जमा होने लगे, तो इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी भी कम होने लगी, क्योंकि ये जो पत्थर आ रहा था पानी ऊपर आएगा, ये पानी ऊपर आता है। और वक्त कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ये फ्लड भी आता है, डैम के ऊपर से पानी क्रॉस होने लगते हैं बिकॉज ऑफ दिस, और उस एरिया में जो फ्लड बचाने के लिए किया गया था डैम्स का कंस्ट्रक्शन, उस एरिया में फ्लड आ जाते हैं। तो पहला फैक्टर तो है पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम, देन रिजल्टिंग इन रॉकियर स्ट्रीम बेड्स। ये जो बेड होता है इसका, ये पूरा रॉकी हो जाता है, पथरी हो जाता है। देन पुअर हैबिटेट्स फॉर द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ। अब जो ये एक्वेटिक लाइफ था उसको भी अफेक्ट आता है ये डैम कंस्ट्रक्शन। देन डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना टू माइग्रेट एंड स्पॉनिंग। अब जो यहाँ पर एक्वेटिक फौना थे, जो मछलियाँ वगैरह, मेंढक वगैरह जो भी यहाँ पर थी लिविंग थिंग्स, वो क्या पहले क्या उनके लिए एक नॉर्मल लाइफ था। ये तो बीच में कोई बॉर्डर था नहीं, अब ये बॉर्डर डाल दिए गए। पहले वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ जाती होंगी मछलियाँ, यहाँ भी खाना खाती होंगी। बट अब डैम बनने की वजह से उनका जो ये था ना ट्रैवलिंग, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब उनको इतने दूर में ही रहना पड़ रहा है, मतलब उनकी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उनकी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट किया ये। इसके बाद सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन। जो मैंने बताया कि जो डैम का जो बुनियाद रखा जाता है वो नदी के निचली स्थल जो उसके जमीन होता है वहाँ क्या था, उसको जबरदस्ती दबाया जाता है, पत्थर वगैरह जो भी ईंट वगैरह पड़ते हैं, तो उससे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेजिटेशन और जो मछलियाँ वगैरह सॉइल वगैरह, तो उनको वो सबमर्ज कर देती है, उनको दबा देती हैं। तो फर्स्ट रीजन था आपका ये बिहाइंड द ऑपोजिशन, जो ये डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकंड रीजन बिहाइंड द ऑपोजिशन ऑफ डैम्स कंस्ट्रक्शन। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला रीजन। तो सेकंड रीजन है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव आल्सो बीन द कॉज ऑफ मेनी न्यू सोशल मूवमेंट्स लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टहरी डैम आंदोलन। तो आखिर नर्मदा बचाओ आंदोलन और टहरी डैम आंदोलन क्या है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि शुरुआत जिसकी हुई थी 1980s में बाय मेधा पाटकर, और ये इसलिए किया गया था ना कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पे जो डैम बनाई जा रही थी, तो उस डैम के वजह से काफ़ी लोगों को उस एरिया से छोड़कर जाना पड़ा था, काफ़ी डिस्प्लेसमेंट हुआ था लोगों को। सब यहाँ पर जब ये जो डैम क्रिएट हुआ था, यहाँ पर आसपास में जो लोग रह रहे थे, तो इनको वहाँ से खाली करवा कर उनको खाली घर गृहस्थी भी खाली करना पड़ा था, गवर्नमेंट ने भी खाली करवाया, तो उनको छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा था। तो इसके अगेंस्ट में वहाँ के फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट जो थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। सिमिलरली
टहरी डैम आंदोलन वो भी 1980s में ही हुआ था बाय सुंदरलाल बहुगुणा, और 2004 तक चला था टहरी डैम। और टहरी डैम का भी रीजन वही था, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ टहरी डैम। तो ये रीजन था डिस्प्लेसमेंट पहला। देन नो बेनिफिट टू लोकल, जो डैम बनता है उससे लोकल्स का कोई बेनिफिट नहीं था। एक तो लोकल्स को घर भी छोड़ना पड़ रहा है, सारा कुछ छोड़ छाड़ के वहां से जाना पड़ रहा है, और उसका फिर फायदा कौन उठा रहे हैं, जो वहाँ के लार्ज फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, इनको फायदा मिल रहा है। अर्बन एरिया में जो लोग रह रहे हैं, बिजनेसमैन वगैरह, उनको फायदा मिल रहा था। तो ये एक रीजन था। देन थर्ड रीजन आपका इरिगेशन हैज also changed the cropping pattern in many regions with farmers shifting to water intensive and commercial crops। डैम बनने की वजह से क्या हुआ ना, जिस रीजन में जो क्रोप मतलब उगता नहीं है, फार्मर्स उस क्रोप की भी उगाना शुरू कर दिए जस्ट फॉर कमर्शियल प्रॉफिट, पैसे कमाने की वजह से। और वो क्रोप्स को चाहिए होगा बहुत ज्यादा पानी, बट फार्मर्स क्योंकि डैम्स मिल गया है, अब जबरदस्ती उस फसल को उगाने की कोशिश कर रहे हैं अपने एरियाज में, और इसके लिए ज्यादा पानी लगता है, और वो एरिया उसके लिए सुटेबल था नहीं, बट बिकॉज ऑफ डैम्स अब उनको वो पानी मिल रहा है, तो उनका जबरदस्ती वो यूज कर रहे हैं। तो ये जो हुआ ना क्रॉपिंग पैटर्न, जो शिफ्टिंग हुआ वाटर इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप्स की वजह से, तो इससे क्या होने लगा कि जो पानी का ज्यादा यूज होने लगा, इससे फिर सॉइल को भी ये इफेक्ट किया। क्या हुआ, सैलिनाइजेशन बढ़ गया, क्योंकि जो पानी ज्यादा दे तो पानी अपने साथ सॉल्ट भी लाता है। अभी सॉल्ट क्या हो, सॉइल में मिक्स हो रहा है। ऐसे तो क्रॉप जो होता है वो उतना ही सॉइल को रिमूव करता है जितना उसकी कैपेसिटी होती है, बट आप वाटर ज्यादा डालोगे तो वो जो सॉल्ट है ना तो इवापोरेट हो पाता है, और ना उसको क्रॉप्स ये कर पाती है, अपने अंदर ले पाती है, और कुछ सॉइल में सॉल्ट रह जाता है, और इससे सैलिनाइजेशन का प्रॉब्लम आया। देन सोशल गैप आया। क्या हुआ, डैम बनने की वजह से रिच फार्मर और पुअर फार्मर के बीच में गैप आ गया। जो रिच फार्मर्स थे वो ज्यादा यूज कर रहे थे पानी का, पुअर फार्मर्स वो कर नहीं पा रहे थे। और जो फार्मर्स जो जिनका घर डैम्स के नजदीक था वो ज्यादा बेनिफिट उठा रहे थे, और जो डैम से दूर थे वो उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ। कॉन्फ्लिक्ट जो कि गुजरात के साबरमती बेसिन के जो फार्मर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि क्या हो रहा था कि जब वहाँ ड्रॉट आया था तो ड्रॉट में इनको पानी ना देकर लोकल को पानी नहीं दिया गया था, वो पानी सप्लाई किया जा रहा था अर्बन एरियाज में। तो इसके अगेंस्ट वहाँ के जो लोकल थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था गवर्नमेंट के खिलाफ। तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सोशल गैप आते हैं, सलाइनाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, देन यहाँ लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होता है कम्युनिटी का, नो बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज। तो ये सारे प्रॉब्लम अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। अब आगे देखते हैं आगे का रीजन क्या है। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो फोर्थ रीजन है आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। स्टेट्स के बीच में डैम बनने की वजह से डिस्प्यूट्स होने शुरू हो गए। एग्जाम्पल आपका कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, जो कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में हुआ था। क्या हुआ था कि कृष्णा गोदावरी नदी के बीच जो कर्नाटका स्टेट में डैम बनाया गया, ठीक है, डैम बनाया गया। तो फिर डैम बनने की वजह से जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र पे इल्ज़ाम लगाया कि ये वाटर सप्लाई कम कर रहे हैं, और महाराष्ट्र को ज़्यादा फायदा मिल रहा है, ये अपने अकॉर्डिंग वाटर का यूज़ करते हैं, अपने अकॉर्डिंग मतलब ये ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हमें सप्लाई कम मिल रही है, और इस वजह से ये डिस्प्यूट अराइज हुआ बिटवीन दीज थ्री स्टेट्स। तो फोर्थ रीजन ये था। फिफ्थ रीजन इज मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर फेल्ड टू अचीव द पर्पज फॉर विच दे वर बिल्ट। डैम को जिस पर्पज से बनाया गया था, जिस पर्पज के लिए बनाया गया था, उसमें ही वो फेल होना शुरू हो गए। डैम्स को बनाया गया था टू कंट्रोल फ्लड्स, ठीक है, देन फॉर बेटर सप्लाई ऑफ वाटर, टू सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज, बट इसके पूरा उल्टा हो रहा था। क्यों, देखिए ये जो डैम बना ना, तो इसको बनाया गया था किस लिए, कि फ्लड को कंट्रोल किया जाएगा। तो ये जो रिवर से जो पानी आते थे, तो हुआ क्या कि जो वाटर आने की वजह से यहाँ पर तो ये ब्लॉक कर दिया गया, डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से ये तो ब्लॉक हो गया, तो इसका जो नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब हो गया है। अब यहाँ से पानी आया तो साथ में अपने कंकर पत्थर भी लाता है, कंकर पत्थर जो आना शुरू हो, तो ये क्या हुआ, यहाँ जमना शुरू होने लगा, यहाँ इसके जो बेड्स पे जमने लगे, ठीक है। तो जो नेचुरल जो इसकी कैपेसिटी थी वो भी डिक्रीज होना शुरू हो गया, कि डैम का जो कैपेसिटी इतना था, अब क्योंकि इसका फ्लोर ऊंचा पे जा रहा, फ्लोर यहाँ जमता जा रहा, तो पानी भी ऊपर जाएगा।
धीरे-धीरे ये पानी बढ़ता गया और जब कभी-कभी जब बारिश तेज़ होती थी, तो जब बारिश तेज़ होती तो यहाँ से ओवरफ्लो हो जाता, डैम्स के ऊपर से पानी बहना शुरू हो गया और इधर के रीजन को, जिधर आस-पास के एरिया था उनको डुबाना शुरू कर दिया। तो मतलब कि ये फ्लड को रोकने के लिए बनाया गया डैम को, बट उल्टा होना शुरू हो गया और फ्लड को इंक्रीज़ कर दिया इस डैम्स ने। तो ये सब रीज़न थे बिहाइंड द ऑपोजिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों इसके विरोध, डैम कंस्ट्रक्शन के विरोध में लोग खड़े हुए। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा आखिरी टॉपिक, दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आई थिंक इससे आप सब लोग वाकिफ होंगे। तो कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो सबसे फेमस इसमें है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो ये बारिश होती है, तो यहाँ जो छतों पर पानी आता है ना, तो इनको क्या किया जाता है, यहाँ आप लोग क्या करते हो, यहाँ तो छत से पानी गिरा और पाइप से यहाँ नीचे नाली में, और नाला से कहाँ जाता कोई पता नहीं, यही करते हो नॉर्मली। बट रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि यहाँ जो वाटर आ रहा है ना छत पे, यहाँ पाइप लगाया जाता है और इस पाइप को नीचे ग्राउंड में टंकी बनाया जाता है, ठीक है। और इस टंकी में इन वाटर्स को स्टोर कर लिया जाता है और जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो तब इसको यूज़ किया जाता है। तो ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इससे आपका जो ग्राउंड लेवल जो होता है ना वाटर का, वो भी बढ़ता है। अब देखते हैं, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन डिफरेंट एरियाज। फॉर एग्जांपल, जो हिली एरियाज में होता है, हिली एरिया जो कि माउंटेनस एरिया होता है, आप हिमालयाज में चले जाओ, वेस्टर्न हिमालय या अरुणाचल, असम वगैरह या नॉर्थ ईस्ट में या उत्तराखंड वगैरह में, तो वहाँ क्या देखोगे ना, गूल्स एंड कूल्स होता है एक मेथड। इसमें क्या होता है, जो माउंटेन और पहाड़ से जो पानियाँ आती हैं ना, उसको नीचे जो जब ये ज़मीनी स्थल पर आती है तो यहाँ गड्ढा बना लिया जाता है और ये पानी को इस गड्ढे में स्टोर कर लिया जाता है और इस पानी को फिर इन फ्यूचर जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसको यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पज, इरीगेशन या जिसके लिए भी इसको यूज़ पड़ता है तो यूज़ करते हैं। तो ये होता है गूल्स एंड कूल्स जो कि हिली एरियाज में होता है। देन रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो मैंने अभी बताया, सेकंड मेथड ये है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ है मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन फ्लड प्लेन एरियाज, मोस्टली वेस्ट बंगाल इनंडेशन चैनल बनाया था टू इरिगेट फील्ड्स। जिस एरियाज में बाढ़ आते हैं, बाढ़, और वेस्ट बंगाल में बाढ़ बहुत आता है, तो वहाँ क्या किया गया है ना, इनंडेशन चैनल बना दिया गया है। सपोज कि ये नदी है और इसकी वजह से बाढ़ आ रही है, तो क्या किया गया कि जो बाढ़ आ रहा है तो नदी को बीच में से किसी एक जगह पर काट दिया गया है और इस पानी के डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया और इसको इधर बहा लिया और इधर जो खेत पे गया है ना, इस खेत में लेकर आ गए, इस खेत को अब इरिगेट करने के लिए इस पानी का यूज करते हैं। तो थर्ड मेथड था आपका ये इनंडेशन चैनल बनाया जाता है। फोर्थ मेथड है ना, एरिड और सेमी एरिड रीजन में ज्यादा होता है, मोस्टली राजस्थान या वेस्ट इंडिया, जहाँ पानी की बहुत किल्लत है। तो वहाँ जो जमीन है तो वो क्या होता है, ड्राई होता है, बहुत सूखा हुआ होता है। तो वहाँ क्या करते हैं ना, एक बैरियर टाइप का कुछ बनाते हैं, इससे दीवार टाइप का बना देते हैं, ठीक है। ये अब क्या होता है, जब पानी बारिश होती है तो बारिश जब होती है तो पानी यहाँ जमा हो जाता है। अभी पानी तो आगे जा नहीं रहा है, ये पानी जमा हो जाता है और इस पानी के जमने की वजह से जो सॉइल है ना, सॉइल इसको ऑब्जर्व करती है पानी को, ऑब्जर्व करने की वजह से ये जो ड्राई जो सूखा हुआ था, सूखा हुआ से मॉइस्ट हो जाता सॉइल और ये फिर इस पे इरिगेशन हो सकता है आसानी से। और इसको जैसलमेर में खादिन कहते हैं, खादिन, और अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान में इसको जोहाद कहते हैं। इसके बाद आप जाते हो अगर राजस्थान के डिफरेंट पार्ट्स में, लाइक बीकानेर में या फलौड़ी में या बाड़मेर में, तो वहां आपको दिखेगा अंडरग्राउंड टैंक्स या टंकाज। हर एक घर में आपको एक अंडरग्राउंड टैंक दिखेगा और इन टैंक्स में जो रेन वाटर का जो पानी होता है उसको यहाँ स्टोर कर लेते हैं और इसको ही यूज करता है। इस वजह से क्या होता है, इस अंडरग्राउंड टैंक की वजह से आपका वहाँ जो रूम्स होते हैं ना वो भी कोल्ड होता है, ठंडा होता है। बट ये प्रैक्टिस अब राजस्थान में भी खत्म होता जा रहा है, बिकॉज वहाँ एक जो कैनाल बना दिया गया। अब कैनाल की वजह से जो हर एक पार्ट में राजस्थान के पानी की सप्लाई हो जा रही है, तो लोगों को तो जरूरत पड़ नहीं रहा है। बट स्टिल जिन लोगों को ये जो डैम का पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो वो लोग आज भी इन टैंकार्स का और इन मेथड्स का
यूज़ कर रहे हैं। तो ये था हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग और उसके डिफरेंट मेथड्स। तो आइए अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी टू ऑल द इंडिविजुअल्स। तमिलनाडु वो पहला स्टेट है इंडिया में जिन्होंने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मतलब कंपलसरी कर दिया है फॉर एवरी इंडिविजुअल, और हर एक इंडिविजुअल के लिए कंपलसरी को अपने घर में ये रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग मेथड है उसको फॉलो करे। और अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता, इसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ लीगली एक्शंस लिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि अगर कुछ कोई इसको फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। तो ये था तमिलनाडु के बारे में। इसके बाद आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो कि मेघालय में प्रैक्टिस किया था, और ये कम से कम 200 साल पुराना सिस्टम है। इसमें क्या होता है, सपोज कि ये कुछ हिली एरियाज हैं, ठीक है, ये आपका हिल है। अब यहाँ जो वाटर आ रहा है, इस वाटर को ये लोग क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ बम्बू। इसमें लीजिए आपका बम्बू है, बम्बू का हेल्प लेकर ये वाटर को जहाँ मन करता है वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस वाटर को यहाँ वाटर के ड्रॉप्स आए और ये वाटर आसानी से पहुँच गया आपके रूम तक। सपोज कि यहाँ आपका घर है मेघालय में और आपको चाहिए क्या, पानी। पानी है नहीं आसपास में, तो आप लोग क्या करते हो वहाँ मेघालय में, 4-5 बम्बू उठा लो, कम से कम लंबा होना चाहिए, 4-5 में क्या होगा 20-25 उठाना पड़ेगा। अब उस बम्बू को उस जगह ले जाए जहाँ वाटर का सोर्स है, और उस बम्बू को अब आप कनेक्ट कर दीजिए एक दूसरे से। और यहाँ पर मैंने सेकंड बम्बू कनेक्ट किया और ये वाटर पहुँच गया है आपके रूम में। यही है बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो कि मेघालय में प्रैक्टिस होता है, और ये 200 साल पुराना सिस्टम है, और कम से कम 100 मीटर तक वाटर को इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं वहाँ। और इसके साथ ही हमारा जो तीसरा चैप्टर था ज्योग्राफी का क्लास 10 का, डेट इज वाटर रिसोर्स, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर यकीन ना हो तो आप देख लो, बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लास्ट टॉपिक था, मैंने पढ़ा दिया है। तो इसके साथ ही हमारा जो वाटर रिसोर्स है वो खत्म हो चुका है। चलिए अब मिलेंगे हम लोग चौथे चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।